हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ मित्रा पे। और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर जयदीप शर्मा। और आज हम बात करेंगे वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्योंकि हम जिस सीरीज में चल रहे हैं दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। और ऑलरेडी हम 5 वीडियोस बना चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कैपिटल बजटिंग मेथड्स टेक्निक्स, उसका हमने थ्योरी भी देखा और न्यूमेरिकल भी देखा। अब जो हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, दैट इज अबाउट फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग कैसे होता है बिजनेस में, तो इसमें भी हम वैसे ही 3 या 4 वीडियो शूट करेंगे। आज हम बात करेंगे व्हाट आर द वेरियस सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, कौन कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल है एक कंपनी के लिए, एक बिजनेस के लिए, और उनके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, और कैसे हम अपना चूज करें किस सोर्स ऑफ फाइनेंस से हमें पैसा अरेंज करना है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए। ठीक, आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट होती है और कैसे हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। सो व्हाट इज डू यू मीन बाय लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस? फंड्स रेज्ड फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर यूज्ड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस। इट मीन्स ये वो फंड है जो हम बिजनेस में अरेंज कर रहे हैं, एंड इट विल बी अरेंज फॉर मोर देन 1 ईयर, यानी ये लॉन्ग पीरियड के लिए है। एंड इट विल बी यूज्ड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस के लॉन्ग टर्म पर्पज में हम यूज करते हैं, फिक्स असेट्स में यूज करते हैं, जैसे बिल्डिंग बनाना, मशीन लेना, नई टेक्नोलॉजी खरीदना, उस जगह जब जिस फंड को हम यूज करने वाले हैं दैट विल बी नोन एज लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। किसकी कुछ फीचर्स होती हैं? वन इज लॉन्ग रिपेमेंट पीरियड। ये फंड जो हमें वापस करना होगा उसका पीरियड लॉन्ग होता है, 6 से लेके 8-10 साल तक के बाद हमें उसको पेमेंट करना होता है। इट इज यूज्ड फॉर फिक्स असेट्स। ये ज़्यादातर फंड जो हम इकट्ठा करते हैं लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से, इट विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग और परचेजिंग फिक्स असेट्स लाइक मेकिंग ऑफ बिल्डिंग, परचेजिंग ऑफ मशीनरी, परचेजिंग ऑफ इक्विपमेंट्स। ठीक, इन तरह में इसका यूज होता है। थर्ड, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है। ये पैसा स्टेबल है, ऐसा नहीं कि आज हमने पैसा अरेंज किया कल ही की कल हमें वापस कोई मांगने आ जाएगा या हमें देना पड़ेगा। तो एक लॉन्ग टर्म स्टेबल सोर्स है हमारे पास। मुझे पता है किस पैसे को मैं 6 साल 8 साल या 10 साल जितने पीरियड के लिए हमने लिया है उतना यूज कर सकता हूँ। हम आगे देखेंगे इसमें अलग अलग सोर्स है फंड्स की, रीपेमेंट पीरियड भी अलग अलग होता है। एक सोर्स तो इसमें ऐसा भी आएगा जिसका पैसा हमें लाइफ टाइम वापस ही नहीं करना होता। एंड नेक्स्ट फोर्थ वन इज द लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। एक इसकी फीचर्स क्या है? जब भी हम लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस अरेंज करते हैं तो वो बड़ा अमाउंट होता है। हम छोटे अमाउंट के लिए नहीं जाते, हम 100 करोड़ 200 करोड़ या एज पर साइज ऑफ बिजनेस के लिए जाते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक, तो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स की लंबे समय के लिए है, ज़्यादातर असेट्स खरीदने के लिए करते हैं और लॉन्गर पीरियड के लिए है, और फंड्स भी हमारा बड़ा होता है इन सोर्सेज में। नाउ वी विल डिस्कस वेयर वी यूज दिस, कहाँ हम यूज करते हैं इस फंड्स को। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इट विल बी यूज फॉर आइदर फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, या तो हम बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं या नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। सेकेंड इज परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, हम कोई नई मशीन खरीदना चाहते हैं, कोई नई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के लिए जाते हैं। या कोई नया प्रोजेक्ट हम शुरू करना चाह रहे हैं, एज पर न्यू रिक्वायरमेंट हम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं, तब भी हमें लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के लिए जाना चाहिए। एंड फोर्थ इज द मॉडर्नाइजेशन एंड ग्रोथ। अगर हमारा बिजनेस कुछ पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहा है और अगर हमें ज़रूरत है नई टेक्नोलॉजी पे जाने की, मॉडर्नाइजेशन करने की, तो उसमें क्या होता है, हमें नई मशीनें लानी पड़ेंगी, नई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। तो उसके लिए भी मुझे ज़्यादा फंड चाहिए और उसका रिटर्न हमें आने वाले लंबे समय में मिलेगा। तो उसके लिए भी हमें सोर्स कौन सा चाहिए? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये कुछ यूजेज हैं इसके जहाँ पर हम इसका यूज करते हैं, या कारण है किसके लिए हम लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के लिए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है इसमें क्या कौन कौन से सोर्स। अभी हमने ये तो देख लिया कि कोई भी बिजनेस हो, चाहे वेदर इट इज स्मॉल, मीडियम और लार्ज बिजनेस हो, हमें दोनों तरह के फंड चाहिए। एक लॉन्ग टर्म फंड्स भी चाहिए और शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पे हम बात करें लॉन्ग टर्म, तो चाहे छोटा बिजनेस भी है, उसको भी मशीन लगानी है, उसको भी बिल्डिंग बनानी है, और इसका पैसा वो लंबे समय बाद ही चुका पाएगा।
कंपनीज में तो और ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि कंपनी में क्या होता है, बड़े अमाउंट की इन्वेस्टमेंट हमें चाहे लगानी पड़ती है, तो हमें सोर्स भी उसी हिसाब से बड़े सोर्स चाहिए फंड्स के और लॉन्गर पीरियड के लिए चाहिए। ठीक, तो कौन कौन से सोर्स ऑफ हैं हमारे जो लॉन्ग पीरियड के लिए हमें मिल सकते हैं, तो जिसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे, दैट इज फर्स्ट वन इज द इक्विटी शेयर। सेकेंड सोर्स हमारा कौन सा सकता है, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं। थर्ड है डिबेंचर इशू करके हम सोर्स फंडिंग कर सकते हैं। फोर्थ है टर्म लोन ले सकते हैं हम किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। एंड फिफ्थ इज द रिटेन्ड अर्निंग। तो दीज आर द 5 सोर्स ऑफ फंड्स विच वी कैन यूज फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज। ठीक, अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे कि इसके क्या एडवांटेज हैं, किसके क्या डिसएडवांटेज हैं, एंड व्हेन वी कैन यूज द सेम। पहले आता है, सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विटी शेयर या इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर या इक्विटी शेयर कैपिटल, तो जैसा नाम से पता लग रहा है हमारा, इक्विटी शेयर या इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होते हैं, रिप्रेजेंट ओनरशिप इन द कंपनी। शेयर होल्डर को जो हम शेयर इशू करते हैं, विच इज द पार्ट ऑफ द कंपनी कैपिटल। तो शेयर क्या होते हैं, शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल विच विल बी इश्यू टू द शेयर होल्डर। ठीक है, जो शेयर होल्डर को इशू किया जाता है, उसके बदले कंपनी उनसे पैसा लेती है। और दे शेयर होल्डर जो होते हैं वो, उनको वोटिंग राइट होता है और वो पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट डिसीजन में भी। और इनको जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी। या सिंपल शब्दों में कहें तो इक्विटी शेयर क्या है कि हम अपनी कंपनी की, अपने ऑर्गेनाइजेशन की, अपने बिजनेस की ओनरशिप को डाइल्यूट कर रहे हैं और उसमें नए शेयर होल्डर आएंगे जो कंपनी में हिस्सा लेंगे। वो कंपनी के प्रॉफिट में भी हिस्सा लेंगे, कंपनी के मैनेजमेंट में भी हिस्सा लेंगे। बट इसका फ़ायदा क्या है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमें पैसा लॉन्ग पीरियड के लिए मिल जाएगा। जो शेयर इशू करके हमें जो पैसा मिलेगा वो कंपनी के लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हैं, क्योंकि शेयर का पैसा वापस करना जरूरी नहीं होता कंपनी के लाइफ टाइम तक। जब तक कंपनी चलेगी वो कंपनी उस पैसे को यूज कर सकती है। हाँ, कंपनी चाहे तो वो शेयर बाईबैक कर सकती है, वो भी तभी पॉसिबल है जब कंपनी भी रेडी हो और शेयर होल्डर भी रेडी हो। अदरवाइज जो शेयर एक बार इशू हो गया वो शेयर वैसा ही चलता रहेगा। तो यानी कंपनी के हाथ में पैसा आ जाता है और कंपनी उस पैसे को लॉन्ग पीरियड के लिए यूज कर सकती है। इसलिए इक्विटी शेयर जो है सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस माना जाता है। ठीक, व्हाट आर इट्स एडवांटेज, क्या एडवांटेज है, जैसे हमने बताया परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका क्या है, परमानेंट सोर्स है। जैसे आने वाले हम और सोर्स की भी बात करेंगे, डिबेंचर है, लोन है, तो उनका पैसा हमें चुकाना पड़ेगा। हो सकता है टाइम थोड़ा लॉन्ग टर्म हो सकता है, 6 साल, 8 साल, 10 साल, बट फिर भी हमें 8-10 साल के बाद तो चुकाना ही पड़ेगा, वापस रीपेमेंट करना ही पड़ेगा। बट इक्विटी शेयर एक ऐसा सोर्स है जिसमें हमें कंपनी जब तक चलेगी तब तक पैसा वापस करना जरूरी नहीं होता। तो इट इज ए परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। सेकेंड, नो कंपल्सरी डिविडेंड पेमेंट। अगर हम लोन लेते हैं या डिबेंचर इशू करते हैं तो हमें उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो, ज़्यादा हो, कम हो या लॉस हो, तो भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इवन प्रेफरेंस शेयर जो हम नेक्स्ट बात करेंगे उसमें भी हमें डिविडेंड देना पड़ता है। बट इक्विटी शेयर एक ऐसा सोर्स है जिसपे हमें डिविडेंड देना कोई ज़रूरी नहीं है, चाहे कंपनी प्रॉफिट में भी है तो भी, चाहे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड ना दें तो भी चल सकता है, यानी डिविडेंड देना कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर कंपनी को लगता है प्रॉफिट कम हो रहा है या इवन प्रॉफिट हो भी रहा है बट कंपनी को फ्यूचर एक्सपेंशन करना है, पैसे की ज़रूरत है, तो कंपनी डिविडेंड को रोक सकती है और उसको फ्यूचर पर्पज़ के लिए यूज कर सकती है, क्योंकि डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं होता। थर्ड है इनहेंस बोरोइंग पावर। इक्विटी शेयर हमें 2 तरह से हेल्प करते हैं। एक तो इक्विटी शेयर से डायरेक्ट पैसा आएगा, जब भी हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो पैसा मिल ही रहा है, प्लस जितना ज़्यादा इक्विटी शेयर होंगे उतना ही हमें लोन मिलने में भी आसानी रहेगी। अगर मैंने 100 करोड़ के इक्विटी शेयर इशू कर दिए हैं तो उसके साथ ही 100 करोड़ का लोन भी मैं इजीली ले सकता हूं, क्योंकि बैंक भी उसी कंपनी को लोन देना पसंद करते हैं जिसकी खुद की कैपिटल ज़्यादा हो। तो इससे डबल बेनिफिट है, यानी मैं 100 करोड़ तो मुझे इक्विटी शेयर से डायरेक्ट मिल गया और उसके साथ साथ मुझे 100 करोड़ का लोन भी मिल गया, तो 200 करोड़ की फंडिंग हमारी एक साथ हो जाती है। तो इससे हमारी बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक, अगर कोई कंपनी में जिसके शेयर ही मान लो शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, अगर वो 100 करोड़ का लोन लेने बैंक से जाएगी तो बैंक उसको इजीली लोन
नहीं देगा। वो क्या कहेगा, पहले आप अपनी कैपिटल बढ़ाइए फिर हम आपको लोन देंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल वो हेल्प करता है, हमारी बोरोइंग कैपेसिटी भी बढ़ाता है। नेक्स्ट है नो रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। हमने ऑलरेडी बात की, परमानेंट सोर्स है तो इसमें रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन नहीं है। मुझे ये टेंशन नहीं है कि आने वाले 5 साल 7 साल या 10 साल में मुझे पैसा चुकाना है। तो ये सब क्या हो गए, इसके कुछ बेनिफिट्स या एडवांटेज है। बट जैसे हमने बेनिफिट की बात की, इसके साथ साथ इसमें कुछ लिमिटेशन या डिसएडवांटेज भी हैं जो हमें कंसीडर करने पड़ते हैं। नहीं तो क्या होता, हम सारे इक्विटी शेयर इशू कर दें, हमें अदर सोर्स में जाने की जरूरत ही नहीं होती। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है। जैसे फर्स्ट है डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ क्या है, जैसे जैसे हम शेयर इशू करते जाएंगे, जितने ज़्यादा हम शेयर इशू करते जाएंगे, जो पुराने प्रमोटर हैं, पुराने मालिक हैं, उनकी ओनरशिप उतनी ही डाइल्यूट होती जाएगी, उतनी ही कम होती चली जाएगी। और इससे क्या खतरा हो जाता है कि उनका मैनेजमेंट पावर भी छीन सकती है। तो कंट्रोल उनका कम होता चला जाएगा या कंट्रोल उनके हाथ से भी जा सकता है। तो अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा शेयर इशू कर देंगे, मान लो 50% से भी ज़्यादा शेयर हमने इशू पब्लिक को कर दिए और लोगों को कर दिए, तो हमारी ओनरशिप उतनी ही कम हो सकती है। सेकंड है कॉस्टली मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स। हालांकि दिखने में इक्विटी शेयर हमें सस्ता सोर्स लगता है, बट एक्चुअली ये बहुत कॉस्टली होता है। कॉस्टली दो तरह से है, एक तो इसको इशू करना बहुत कॉस्टली है। इशू करने के लिए हमें एक पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी, हमें पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, फिर एप्लीकेशन आएंगी, अलॉटमेंट होगा, और इसमें पूरा टाइम भी लगता है और कॉस्ट भी लगती है। दूसरा, हमें जैसे हमने बात की, ओनरशिप हमारी डाइल्यूट हो जाती है तो हमें अपने प्रॉफिट का हिस्सा उनको देना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कॉस्टली मेथड है हमारा। जबकि इंटरेस्ट में हम बात करेंगे, लोन वगैरह में हमें एक मिनिमम इंटरेस्ट ही देना है, उसके अलावा हमें उनको कुछ नहीं देना होता। तो इक्विटी शेयर एक इनडायरेक्टली क्या है, एक कॉस्टली मेथड है फंड्स का, क्योंकि हमें एक तो इश्यू करना कॉस्टली है, प्लस अपने प्रॉफिट को उनको देना पड़ेगा। थर्ड है क्रिएट डिविडेंड एक्सपेक्टेशन। हालांकि डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, बट कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनकी एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि कंपनी हर साल मुझे 10% 20% डिविडेंड दे, और अगर वो हम डिविडेंड नहीं दे पाते हैं तो हमारी गुडविल खराब होने शुरू हो जाती है। तो एक प्रेशर बन जाता है मैनेजमेंट के ऊपर कि डिविडेंड हमें हर साल अच्छे से अच्छा देना है। तो कई बार वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये हमारा फर्स्ट सोर्स हो गया इक्विटी शेयर या इक्विटी शेयर कैपिटल, जिससे जो पैसा आता है उसको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हालांकि ये फायदेमंद है, बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारी ओनरशिप डाइल्यूट होती चली जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सोर्स की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक्चुअली इतना प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं होता है। ये एक मिक्स वर्जन है इक्विटी शेयर का, और एक हम आने वाली स्लाइड में बात करेंगे डिबेंचर का। इसमें कुछ फीचर्स इक्विटी शेयर वाली होती है और कुछ फीचर डिबेंचर वाली होती है। तो प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, इसमें कुछ प्रेफरेंस होता है इनको, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इनको प्रेफरेंस क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर कह रही है फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। एक तो इसमें डिविडेंड होता है, हालांकि क्योंकि शेयर है तो डिविडेंड है, बट वो फिक्स रेट पे होगा, और इनको प्रायोरिटी मिलती है, प्रायोरिटी या प्रेफरेंस मिलती है इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में। किस चीज में, डिविडेंड पेमेंट में और कैपिटल रीपेमेंट ड्यूरिंग लिक्विडेशन। दो चीजों में इनको प्रेफरेंस मिलती है, इसलिए इनका नाम ही हमने प्रेफरेंस शेयर रख दिया। किसमें प्रेफरेंस मिलेगी, नंबर 1 डिविडेंड पेमेंट। तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद इक्विटी को मिलेगा। ठीक, इसी तरह जब कंपनी अगर लिक्विडेट हो जाती है, कंपनी अगर बंद होने वाली होती है, तो पहले प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल वापस की जाएगी, उसके बाद इक्विटी शेयर की वापस की जाएगी। तो यानी इनको इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में ये दो प्रेफरेंस मिलते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, डिविडेंड जो होगा वो फिक्स होगा। इक्विटी में क्या होता है, जो प्रॉफिट बचेगा वो सारे का सारे इक्विटी का है, चाहे वो डिविडेंड अब दो या उसको रिटेन करो, बट वो माना किसका जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर का। बट प्रेफरेंस में ऐसा नहीं होता, उनका जो डिविडेंड फिक्स होता है, जो शुरू में ही बता दिया जाता है, उनको उतना ही मैक्सिमम डिविडेंड मिलेगा। ठीक, तो इसके एडवांटेज क्या हो सकती हैं, फिक्स रेट है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इसको हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ये इतना पॉपुलरली यूज नहीं होता है। ठीक, नो डाइल्यूशन ऑफ वोटिंग राइट, क्योंकि इनको वोटिंग राइट भी नहीं होते हैं, और यूजफुल ड्यूरिंग एक्सपेंशन। ये नॉर्मली कब यूज होता है, जब बिजनेस ग्रो हो रहा होता है और हमें पैसे की अचानक जरूरत पड़ जाती है, तो हम प्रेफरेंस शेयर इशू कर देते हैं। और मोस्टली प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, कन्वर्टेबल हो सकते हैं, कि उनको कुछ टाइम के बाद उनका ओनर चाहे तो उसको इक्विटी में कन्वर्ट करा सकता है, चाहे तो अपने पैसे वापस
ले लेता है। तो कई बार क्या होता है, लोगों को इक्विटी शेयर में विश्वास नहीं होता। कंपनी अगर मान लो नई है तो उसके शेयर अगर नहीं खरीदना चाह रहे लोग, तो उनको क्या कंपनी क्या करती है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर देती है और उसको एक टाइम दे दिया जाता है कि इतने टाइम के बाद चाहो तो आप अपने पैसे वापस ले लेना, चाहो तो उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा लेना। ठीक। फ्लेक्सिबल सोर्स है। फ्लेक्सिबल कैसे होगा कि कुछ टाइम के बाद हम पैसा वापस कर सकते हैं, जो कि इक्विटी में पॉसिबल नहीं था। तो इक्विटी शेयर क्या थे, परमानेंट सोर्स था, फिक्स सोर्स था। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, कंपनी चाहे तो अगर कुछ साल के बाद उसके पास पैसे इकट्ठे हो गए हैं तो वो उसको शेयर होल्डर को वापस दे सकती है और अपने शेयर वापस ले सकती है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, बट डिसएडवांटेज क्या है, डिविडेंड प्रेफरेंस क्रिएट प्रेशर। डिविडेंड क्योंकि हमें देना ही देना है, फिक्स है, तो हमारे ऊपर एक प्रेशर हो गया। तो एक किस्म से ये क्या हो गए, डिवेंचर ही हो गए। हमें वहाँ इंटरेस्ट देना था, यहाँ पे प्रेफरेंस को डिविडेंड देना ही देना पड़ेगा। और इवन प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है, तो कंपनी को इससे कोई खास फायदा नहीं, उल्टा और ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। सेकंड, नो टैक्स बेनिफिट। जबकि डिबेंचर में हमें ये फायदा है, जो अभी हम आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे, हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है। जबकि यहाँ पे प्रेफरेंस पे क्योंकि क्या दिया जाता है, डिविडेंड, तो डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट में से टैक्स घटाने के बाद निकलता है, तो इस पर कोई टैक्स का बेनिफिट भी नहीं मिलता है। मोर कॉस्टली देन डेब्ट, और ये डेब्ट से मोर कॉस्टली है क्योंकि शेयर का नाम जुड़ गया, तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में 8% चल रहा होगा तो प्रेफरेंस शेयर हमेशा 10, 11 या 12% पे इशू करने पड़ते हैं, तो कंपनी को और ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में या रियल लाइफ में आप देखोगे तो वेरी रेयरली होता है कि जब प्रेफरेंस शेयर को हम यूज करते हैं। रियल लाइफ में हम या तो इक्विटी शेयर को यूज करते हैं या हम बात करेंगे डिबेंचर या लोन को ही यूज करते हैं। बट फिर भी बुक्स में ये एक सोर्स हमें दिया रहता है, प्रेफरेंस शेयर या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये हमारा दूसरा सोर्स हो गया। पहला सोर्स था हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा ये सोर्स हो गया हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नेक्स्ट जो सोर्स आएगा हमारा, दैट इज डिबेंचर। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स विच इज यूज्ड बाय द कंपनी। कंपनी में ही होता है। फिलहाल जो हम सोर्स की बात कर रहे हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इक्विटी शेयर भी कंपनी इशू कर सकती है, प्रेफरेंस भी शेयर कंपनी ही करती है, डिबेंचर भी कंपनी ही शेयर इशू करती है। तो ये डिबेंचर क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर? सो डिबेंचर सबसे पहले तो क्या हो गए, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, बट इट इज ए बोरोड वन। ठीक, तो सोर्स ऑफ फाइनेंस को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक कहलाते हैं इंटरनल सोर्स और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स की अगर हम बात करें तो अभी तक जो हमने बात की इक्विटी और प्रेफरेंस, ये दोनों हमारे क्या थे, इंटरनल सोर्स थे, मालिकों के द्वारा लाए गए थे। बट अभी जो हम बात करें डिबेंचर या हम आगे बात करेंगे टर्म लोन, ये दोनों क्या होंगे, हमारे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी हम किसी थर्ड पार्टी से, पब्लिक से ये पैसा ले रहे हैं या किसी बैंक से पैसा ले रहे हैं और इसके बदले में क्या देना होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसकी एक फीचर्स क्या है डिबेंचर की, या इससे अगले में बात करेंगे टर्म लोन में, दोनों में क्या होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें देना ही देना पड़ेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे कम प्रॉफिट हो या ज़्यादा हो। ना हम फिक्स रेट से ज़्यादा देंगे, ना ही उससे कम दे सकते हैं। डिबेंचर होल्डर आर क्रेडिटर्स नॉट द ओनर, और जो डिबेंचर होल्डर है वो क्या कहलाएंगे, हमारे क्रेडिटर होंगे, थर्ड पार्टी होंगे, वो हमारे ओनर कंपनी के नहीं होंगे। सो दे हैव नो ओनरशिप राइट, तो उनको कोई ओनरशिप के राइट नहीं है, ना वो वोटिंग कर सकते हैं, ना वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। कंपनी इज लीगली बाउंड टू पे रेगुलर इंटरेस्ट एंड रीपे द प्रिंसिपल, बट कंपनी बाउंड क्या इसके लिए है, दो चीज़ों के लिए, एक तो उनको इंटरेस्ट टाइम से देना पड़ेगा और पैसा जो रीपेमेंट है वो टाइमली करना पड़ेगा। ठीक, तो यानी डिबेंचर एक किस्म से क्या है, लोन विच आर टेकन फ्रॉम पब्लिक। हमने पब्लिक से थोड़ा थोड़ा पैसा लोन में ले लिया और उसके बदले उनको डिबेंचर दे दिए और उसके बदले हमें उनको एक फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा रेगुलरली, वो हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, और एक फिक्स पीरियड के बाद, जितने पीरियड के वो डिबेंचर है उस पीरियड के बाद हमें उनका पैसा वापस करना पड़ेगा। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेज ऑफ डिबेंचर। क्या एडवांटेज है, ज्यादातर तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ड्यूरिंग द डेफिनेशन इटसेल्फ। तो इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल है, तो इसमें बेस्ट एडवांटेज क्या है, इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि इंटरेस्ट इज योर एक्सपेंसेस। डिविडेंड क्या है, वो एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, इसलिए उसमें टैक्स की छूट नहीं मिलती, बट इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्स की छूट मिलती है, क्योंकि इंटरेस्ट इज योर एक्सपेंसेस। तो पहले आपके ग्रॉस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट कटता है, फिर जो प्रॉफिट बचता है उस पर टैक्स लगता है, तो यानी हमें इनडायरेक्टली
टैक्स की छूट मिल जाती है डिवेंचर में। और इससे नेक्स्ट में हम बात करेंगे लोन। नेक्स्ट है नो ओनरशिप डायल्यूशन। इसका सबसे बिगेस्ट एडवांटेज क्या है, चाहे हम कितने ही डिवेंचर इशू करें, मानो मेरी कैपिटल 50 करोड़ की और मैं 100 करोड़ की डिवेंचर इशू कर दूं, तो भी हमारी ओनरशिप डायल्यूट नहीं होगी, मालिकों की ओनरशिप उतनी ही रहेगी, क्योंकि डिवेंचर होल्डर को ओनरशिप नहीं मिलती, उनको सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है। थर्ड, फिक्स्ड एंड प्रेडिक्टेबल कॉस्ट। मुझे पता पहले से ही होता है कि मुझे, अगर मैंने कोई डिवेंचर 8% इंटरेस्ट पे इशू किया है, तो मुझे पता है मुझे 8% ही देनी है कॉस्ट, ना उससे कम देनी है ना उससे ज़्यादा, तो मैं पहले से प्रेडिक्ट कर सकता हूँ और उसका अरेंजमेंट कर सकता हूँ। फोर्थ है सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट। जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए सूटेबल है, ठीक, क्योंकि हमें कंसिडरेबली लॉन्ग पीरियड के लिए फंड भी मिल जाता है, 8 से 10 साल के लिए भी, और ओनरशिप भी डायलूट नहीं होती। 8-10 साल के बाद जब वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो हम अपना पैसा वापस करके फ्री हो सकते हैं, ठीक। तो ये इसके कुछ एडवांटेज हो गए, बट इसके कुछ लिमिटेशन या डिसएडवांटेज भी है। लाइक इंटरेस्ट पेमेंट इज कंपल्सरी। इंटरेस्ट पेमेंट जरूरी है, कंपल्सरी है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक। तो मोस्टली जो नए बिजनेस है या साइक्लिक बिजनेस है, जहाँ पे गारंटी नहीं कि प्रॉफिट होगा या लॉस, तो वहाँ पे ये कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देते। तो अगर कई बार मुझे अगर बिजनेस से लॉस हो रहा है तो भी मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इससे मेरा लॉस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये हमारे लिए कई बार बर्डन बन जाता है, ठीक। बट बर्डन उन बिजनेस पे बनता है जहाँ प्रॉफिट फाइनल नहीं होता कि होगा ही होगा, ठीक। फाइनेंशियल रिस्क हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट का बर्डन भी है और पैसा वापस करने का बर्डन भी है, तो हमारी कंपनी जो फाइनेंशियली रिस्की हो जाती है, ठीक। और नए बैंक या नए शेयर उसको इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। और रीपेमेंट इवन ड्यूरिंग लॉसेज। अगर हमें रीपेमेंट करनी है इंटरेस्ट की भी और प्रिंसिपल की भी, अगर हमारी स्टार्ट होगी EMI, तो हमें वो देनी ही पड़ेगी, चाहे मेरा लॉस ही क्यों ना हो रहा हो। तो कई बार ये पाया जाता है कि हम डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, लॉस, पुराना लोन चुकाने के लिए हमें नया लोन लेना पड़ता है, और इस तरह हमारी एक साइकिल जो है विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। मोस्टली कब फंसते हैं सर, जब हमारा बिजनेस ऑलरेडी लॉस में होता है और हमने लोन भी ले रखा होता है, तो वो लोन चुकाने के लिए या उस लोन का इंटरेस्ट चुकाने के लिए हमें लोन के ऊपर लोन लेना पड़ता है। तो ये इसकी कुछ डिसएडवांटेज है। तो मोस्टली उन बिजनेस को डिवेंचर या लोन नहीं लेना चाहिए जहाँ प्रॉफिट स्टेबल नहीं है। बट अगर हमारा प्रॉफिट स्टेबल है, बिजनेस हमारा स्टेबल है और हर साल हमें अच्छी खासी रिटर्न प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोन इजीली ले सकते हैं डिवेंचर के द्वारा। या नेक्स्ट जो हम बात करेंगे टर्म लोन। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टर्म लोन। तो टर्म लोन हमारा मोर और लेस डिवेंचर जैसा ही है, इसलिए हम इसको जल्दी से कवर करेंगे। फर्क दोनों में क्या है, डिवेंचर हम पब्लिक को इशू करते हैं थोड़ा थोड़ा बहुत जानों को, जबकि टर्म लोन में हम क्या करते हैं, इकट्ठा पैसा लोन के रूप में लेते हैं, या तो किसी बैंक से, कमर्शियल बैंक से, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, जो बड़ी लोन देते हैं इंडस्ट्री को। तो टर्म लोन क्या है, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किससे ले जाते हैं, या तो बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। बाकी सारे फीचर फेल में वही फिक्स पीरियड होगा, रेट भी हमारा नॉर्मली 3 से 5 साल के लिए होता है, और वैसे भी हम मशीन खरीदने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एक्सपेंशन के लिए खरीदते इसको देते हैं, और इस पे भी हमें इंटरेस्ट ही देना है। तो डिवेंचर से सिमिलरिटी क्या है, इंटरेस्ट हमें डिवेंचर पे भी देना था, या भी देना, रीपेमेंट दोनों का फर्क क्या है, डिवेंचर हम पब्लिक को इशू करते हैं, टर्म लोन हम किसी एक बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं। तो बेनिफिट इसके मोर और लेस वही हो जाएंगे, लार्ज अमाउंट है, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन है, ओनरशिप हमारी वैसे की वैसे रहेगी, ठीक। और डिसएडवांटेज भी मोर और लेस सेम वही है जो टर्म लोन वाले हैं। इंटरेस्ट बर्डन हमारा रहेगा, सिक्योरिटी या कोलेटरल कई बार हमें देनी पड़ती है, डिवेंचर में नहीं देना पड़ता, बट अगर आप बैंक से लोन ले जाओगे तो हमें अपने कोई एसेट्स को गिरवी रखना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें लोन मिलता है। स्ट्रिक्ट रीपेमेंट शेड्यूल, जब भी हम बैंक से या FI से लोन लेंगे तो हमें EMI तुरंत हमारी चालू कई बार हो जाती है, एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल है। अगर EMI हमने टाइम पे नहीं दी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये थर्ड और फोर्थ जो सोर्स है, दीज आर नोन एज एक्सटर्नल सोर्स, चाहे वो टर्म लोन हो या डिवेंचर हो, दोनों ही हम बाहर की पार्टी से लेते हैं, एक फिक्स पीरियड के लिए लेते हैं, और एक फिक्स इंटरेस्ट हमें उनमें चुकाना ही चुकाना पड़ता है, जो कि कंपलसरी होता है, चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस, ठीक। तो अभी तक हमने 4 सोर्स की बात की,
इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, देन डिबेंचर एंड टर्म लोन। अभी हम बात करते हैं फिफ्थ एंड लास्ट, जो कि एक्चुअली एक सोर्स नहीं है बल्कि रिटेन्ड अर्निंग, इसको हम कहते हैं। रिटेन्ड अर्निंग क्या है? इक्विटी शेयर का एक पार्ट है। इक्विटी शेयर में हम क्या करते थे, नए शेयर इशू करते हैं और शेयर होल्डर हमारे आते हैं। इक्विटी में हम रिटेन्ड अर्निंग क्या कहती है कि एक तरफ आप शेयरों को हमें क्या देना होता है, डिविडेंड, ठीक, दूसरी तरफ हमें पैसे का जरूरत है तो उसके लिए हमें नए शेयर इशू करने पड़ेंगे या नया लोन लेना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट कई बार क्या करता है कि डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट ना करके उसको अपने बिजनेस में ही रख लेता है, रिटेन कर लेता है फॉर फ्यूचर पर्पस, फ्यूचर एक्सपेंस। मान लो मुझे एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, उसके लिए 50 करोड़ रुपए की जरूरत है और इस साल मुझे 50 करोड़ का एक प्रॉफिट हुआ जो डिविडेंड में बांटना है। तो इंस्टेड कि मैं उस 50 करोड़ को डिविडेंड बांटूं और फिर 50 करोड़ का नए शेयर या लोन लूं, उसकी वजह हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट हुआ 50 करोड़ उसको अपने बिजनेस में रिटेन कर लेते हैं। इसलिए इसका नाम क्या कहलाता है, रिटेन अर्निंग। तो ये भी एक किस्म से क्या बन जाता है, हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस। अगर मैं रिटेन नहीं करता तो मुझे नए लोन या नया शेयर इशू करने पड़ते। तो रिटेन अर्निंग क्या है हमारी, आर द पोर्शन ऑफ नेट प्रॉफिट जो हम ऑलरेडी कमा चुके हैं, व्हिच विल बी रीइन्वेस्टेड इन द बिजनेस। यानी जब हम प्रॉफिट को बिजनेस में यूज कर लेते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, दैट इज नोन एज रिटेन अर्निंग। इसका फायदा क्या होगा, इसके बदले मुझे ना तो किसी को लोन इंटरेस्ट देना, ना किसी को डिविडेंड देना, क्योंकि ये हमारा ही पैसा है जो ओनर का हमें बिजनेस में यूज कर रहे हैं। इसलिए भी हमारे लिए लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो हम एक्सपेंशन वगैरह में यूज करते हैं। तो ये किसके लिए पॉसिबल है, जो पुरानी कंपनी है। नई कंपनी में तो प्रॉफिट ही नहीं होगा तो रिटेन भी नहीं होगा। तो रिटेन अर्निंग मोस्टली कहाँ यूज होता है, जो पुरानी एंड गुड प्रॉफिट वाली, ओल्ड एंड गुड प्रॉफिट, जो अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, ऐसी कंपनियां क्या करती हैं, अपने डिविडेंड प्रॉफिट का ज्यादातर हिस्सा रिटेन करके बिजनेस में यूज करती रहती हैं ताकि उनको नए शेयर इशू ना करने पड़े या नया लोन लेना ना पड़े। दैट सोर्स इज नोन एज रिटेन अर्निंग, कि बाहर से पैसा ना लेके जो प्रॉफिट है उसी को यूज कर लो एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो इसके फायदे क्या होंगे, नो इंटरेस्ट कॉस्ट, कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं देना क्योंकि अपना ही पैसा हमने यूज किया है। कोई ओनरशिप डायल्यूट नहीं होगी, शेयर होल्डर उतने ही रहेंगे जितने पहले थे। तो नए शेयर होल्डर नहीं आएंगे तो हमारी शेयर ओनरशिप भी कम नहीं होगी। इकोनॉमिकली इंटरनल सोर्स है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इंटरनल सोर्स भी और इकोनॉमिकल भी। हमें इसके बदले ना इंटरेस्ट देना ना ही डिविडेंड देना, एंड इजीली एंड रेडीली अवेलेबल। इसके लिए मुझे कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी, ना कोई डॉक्यूमेंट साइन करने, ना कोई बैंक को अप्लाई करना, ना कोई रिपोर्ट सबमिट करनी। सिंपली हमें क्या करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक प्रपोजल पास करेंगे और उसको एजीएम में एनुअल जनरल मीटिंग में पास करा लिया जाएगा और उस पैसे को हम यूज कर सकते हैं। ना हमें किसी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी, ना हमें कोई फॉर्मेलिटी ज़्यादा पूरी करना। तो ये ईजी रहता है। बट इसकी कुछ एडिशनल क्या हो सकते हैं, लिमिटेड अमाउंट है, क्योंकि जितना प्रॉफिट हुआ होगा उतना ही तो रिटेन करोगे, वो भी सारा तो रिटेन कर नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो हमें डिविडेंड भी बांटना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत ही हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर मुझे 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है तो वो मैं रिटेन अर्निंग से नहीं पूरी कर सकता, तो छोटी मोटी जरूरत हम पूरी कर सकते हैं। शेयर होल्डर में प्रेफर डिविडेंड। दूसरा इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है, ज्यादातर शेयर होल्डर ये भी चाह सकते हैं कि हमें तो पैसा, मुझे नगद चाहिए, मेरे को तो पैसे की जरूरत है। तो अगर हम ऐसी सिचुएशन में रिटेन ज्यादा करेंगे तो हमारे को शेयर होल्डर नाराज हो सकते हैं, हमारी गुडविल खराब हो सकती है। तो एक लिमिट में ही हम रिटेन अर्निंग कर सकते हैं। ज्यादा अमाउंट का रिटेन करोगे तो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नाराज हो सकते हैं। एक्सेस रिटेंशन रिड्यूस शेयर होल्डर सेटिस्फेक्शन। ठीक, अगर हम बहुत ज्यादा अमाउंट सेव करना शुरू कर देंगे, रिटेन करना शुरू कर देंगे, तो हमारे शेयर होल्डर का डिससेटिस्फेक्शन शुरू हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन उनका काम हो जाएगा। तो एक प्रॉपर लिमिट में ही हम इसको रिटेन कर सकते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट किसी साल हो रहा है तो उसका कुछ हिस्सा हम रिटेन करके एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, 5 सोर्स ऑफ फाइनेंस है हमारे। तो हम चाहे तो इनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी देख सकते हैं। तो एक तरफ हमने सारे सोर्स रख दिए हैं और इनको 4 पॉइंट जो हमारे माइंड में थे उनके बेस पे चाहे तो कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसमें हमारा ओनरशिप डायल्यूट होगी, किसमें हमारी फिक्स पेमेंट होगी, किसमें हमारा रिस्क लेवल कम होगा, किसमें ज्यादा होगा और किसमें कॉस्ट ऑफ फाइनेंस हमारी कम होगी या ज्यादा होगी। तो और वीडियो की तरह ही इस वीडियो में भी हम डिस्क्रिप्शन में पीपीटी अवेलेबल करा देंगे, वहां से आप पीपीटी डाउनलोड करके रेफर कर सकते हैं। तो नाउ
आता है कि हमने 5 सोर्स की बात की, तो कैसे डिसाइड करेंगे हमें कौन सा सोर्स यूज करना चाहिए। तो हर सोर्स की कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। अगर किसी एक सोर्स के पीछे जाएंगे तो हमें उसका बेनिफिट उतना नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमें क्या करना होता है, कॉम्बिनेशन बनाना होता है, जिसको हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट विल बी नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, वो ये बताता है कि कौन सा सोर्स हमें कितना यूज करना है, उसी को हम बनाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो हमें एक बैलेंस कॉम्बिनेशन बनाना होता है वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस का। जैसे मान लो मैं 50% इंटरनल यूज कर लूँ, 50% एक्सटर्नल, या 40-60 कर सकता हूँ। और उसको बनाने में हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कितनी लग रही है, रिस्क उसमें कितना है, कंट्रोल कंसिडरेशन क्या है, तो ये कुछ चीजें ध्यान में रखकर ही हम डिसाइड करेंगे। तो इनको आने वाले वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देखा कि कौन कौन से हमारे सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं और किसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।